नमस्कार दोस्तों, जतिन दिस साइड, वेलकम बैक टू योर चैनल। ये है म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो ऊपर आई बटन में जाके आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाए म्यूचुअल फंड क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह। ठीक है, देन इस वीडियो में आना ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हो। आज हम और डेप्थ में जाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, एडवांस लेवल में जा रहे होंगे। ओके, और एक और चीज़, हाँ, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो एंड स्टॉक्स का लिंक है, जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो यार। क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो करोगे इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, मैं खुद करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, तो आपको भी करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ठीक है, फंड्स में तो नहीं करते, एक ही फंड में करता हूँ, इतना वैसे नहीं है अभी। ठीक है, तो जाओ और डाउनलोड करो, रजिस्टर करो जल्दी से डीमैट अकाउंट के लिए, और चलते हैं वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं यूनिट्स के थ्रू। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने पिछले वीडियो में यूनिट को कवर किया था, बट अब थोड़ा और अच्छे से डीपली कवर करेंगे यूनिट को। चाहे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोल नहीं होता, बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मजा आएगा। पहले म्यूचुअल फंड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम म्यूचुअल फंड को पेट्रोल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पेट्रोल, ये पेट्रोल है, ये मेरा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो मान लो मैंने 10 लीटर पेट्रोल खरीदा, 10 लीटर पेट्रोल खरीदा एट ए प्राइस ऑफ 100 रुपी पर लीटर। तो मुझे कितने का पड़ा? 100 इंटू 10 दैट इज 1000 रुपीज का मुझे पेट्रोल मैंने खरीद लिया। अब मैंने उस पेट्रोल को स्टोर करके रख लिया। अब कुछ दिन बाद उस पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज पर लीटर से 110 रुपए पर लीटर हो जाता है, 110 रुपीज पर लीटर। अब मैं क्या, जाके मैंने उस पेट्रोल को बेच दिया। तो मैंने उसे 1000 रुपए में खरीदा था पेट्रोल टोटल, और उसी पेट्रोल का मैंने क्या 110 का हो गया, 10 लीटर था तो कितने में बेचा? 1100 में बेचा। मतलब मुझे टोटल कितने का? 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो इसी सिमिलर वे में कैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पेट्रोल था वो क्या है? म्यूचुअल फंड। जो मेरा प्राइस पर लीटर था वो क्या है? मेरी नेट एसेट वैल्यू है, दैट इज जिसे प्राइस पर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो 100 रुपए पर लीटर था वो बढ़ के 110 रुपए पर लीटर हो गया। ऐसी नेट एसेट वैल्यू 100 रुपए से 110 रुपए होगी पर यूनिट। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने 10 लीटर पेट्रोल लिया था, ठीक है, तो जो अमाउंट है वो क्या होगी? मेरी यूनिट होगी। अंडरस्टैंड? मतलब इस एग्जांपल की तरह आपको आई थिंक काफी क्लैरिटी मिल गई होगी यूनिट्स और नेट एसेट वैल्यू और म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, अब जब हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्चुअली क्या है, उस फंड की यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। पैसा निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं? उस फंड की यूनिट्स बेच रहे होते हैं। अब नेट एसेट वैल्यू की हमने बात की थी, तो नेट एसेट वैल्यू होती क्या है? एक यूनिट का जो प्राइस होता है वो होती है नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू जैसे शेयर प्राइस होता है कंपनी का, वो तो हर टाइम बदलता है। हर टाइम भी वो क्या है? मार्केट आवर्स होते हैं। ठीक है, 9:15 to 3:30 हमारी मार्केट का टाइम होता है। इसको मैं किसी शेयर मार्केट की वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा, क्या होता है, कैसे होता है, बट 9:15 to 3:30 होता है। तो जो शेयर्स का प्राइस होता है वो हर सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा होता है इसके बीच में। बट जो नेट एसेट वैल्यू होती है वो दिन में सिर्फ एक बार उसका प्राइस बदलता है। मतलब हर दिन अपडेट होता है एक बार, मतलब 4 बजे से 9 बजे के बीच में, मार्केट क्लोज होने के बाद। ओके, अब नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है? मतलब एक यूनिट का प्राइस कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो भी वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, उसके जो एसेट्स है उसकी टोटल वैल्यू माइनस जो उसकी लायबिलिटीज है उसकी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके पास। ठीक है, तो ये होता है नेट एसेट वैल्यू का एक तरीके से फॉर्मूला। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू मान लो 50 रुपए, मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट की तो मुझे कितने यूनिट्स मिल गई? 10 यूनिट मिल गई। ठीक है, 50 रुपए नेट एसेट वैल्यू थी, 500 रुपए इन्वेस्ट करे तो 10 यूनिट मिल गई। अब यूनिट्स क्या है? यूनिट्स को हम फ्रैक्शन में भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे 50 रुपए एसेट वैल्यू है, और अब मैं मान लो 120 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फिक्स नंबर में तो, होल नंबर में तो मिलेगी नहीं, डेसिमल में मिल रही होगी। यूनिट कैलकुलेट कर लें कितने मिलेगी, समझ गए ना? जैसे शेयर्स तो फिक्स होते हैं, एक शेयर लेना है, 2 शेयर लेने हैं, लेकिन यूनिट्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन में मिल रही होती है। अब जैसे मैं मान लो म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं अपनी सारी यूनिट्स बेचूं। ठीक है, और अब म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करता है, तो जैसे ही और लोग म्यूचुअल फंड में पैसा करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी के और यूनिट्स इशू कर सकते हैं। मतलब यूनिट और इशू की जा सकती है, और लोग पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड और यूनिट इशू कर देगा। अब आप कहोगे यार ऐसे तो यूनिट की सप्लाई बढ़ती जा रही है, नेट एसेट वैल्यू गिर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि एसेट्स की प्राइस भी तो बढ़ रहे हैं, मतलब टोटल एसेट भी तो बढ़ रहे हैं, लोग पैसे डाल रहे हैं तो यूनिट्स बढ़ रही हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो उस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्राइसेस मतलब जो नेट एसेट वैल्यू होते हैं वो चेंज नहीं होती, डिमांड और सप्लाई नहीं होता है, शेयर का तरह नहीं है, मैंने बताया था शेयर और डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, सो अब मैं ये समझता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहा हूँ, तो आज मैंने पैसे निकाले तो मेरे को क्या प्राइस मिलेगा, तो मैंने मान लो आज पैसे निकाले तो जो आज नेट एसेट वैल्यू मुझे उसके हिसाब से मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, बट आज के हिसाब से नहीं मिलते। अगर मैं 3 बजे से पहले निकालता हूँ अपने पैसे, ठीक है, तो मुझे आज की जो नेट एसेट वैल्यू उसके हिसाब से मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। बट अगर मैं 3 बजे के बाद अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने के लिए अप्लाई करता हूँ तो जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, ठीक है, उस दिन की नेट एसेट वैल्यू होगी, मुझे उसके हिसाब से मेरे पैसे वापस मिल रहे होंगे। वहीं पे लिक्विड फंड में क्या होता है, 3 बजे के जहाँ 2 बजे होते हैं, ठीक है, क्योंकि और जैसे पैसे निकालते हैं तो 3-4 वर्किंग डेज लगते हैं म्यूचुअल फंड से, मैंने आज अप्लाई किए पैसे निकालने के लिए तो 3-4 दिन लगते हैं पैसे मेरे पास आने में। ठीक है, अब वो डेब्ट और इक्विटी फंड में लगे होते हैं, लिक्विड फंड में ही लगे होते हैं, तभी तो इसे लिक्विड बोलते हैं, किसी टाइम पैसा निकाल और डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ था यूनिट के बारे में, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है सिप होता है, एक लमसम होता है। आई थिंक आपने सिप ये वर्ड बहुत सुना होगा, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक है, सो सिप और लमसम क्या होता है अब ये जानने की कोशिश करते हैं। सो सिप और लमसम, अब ये क्या 2 वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, इनके बारे में बात करेंगे। पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं सिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप सिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो सिप के थ्रू। ठीक है, सिप का एक मेथड है, एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। ओके, सो अब सिप क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब पीरियोडिकली मतलब वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। मोस्टली लोग मंथली सिप करा लेते हैं, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपये या 500 रुपये म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे लमसम क्या होता है, लमसम वन टाइम बल्क इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब एक बार में मैंने बल्क में अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दी, 2000 रुपये 5000 रुपये डाल के छोड़ दिए। अब ये नहीं कि सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ, मान लो इस महीने मैंने 2000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर अगले 4-5 महीने तक मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, फिर 4-5 महीने बाद मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये और आए थे कहीं से, तो मैंने उनको दोबारा बल्क में म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दिया, तो ये क्या लमसम हो गया। अब सिप में जनरली 100 रुपीज़ से आपकी मंथली सिप स्टार्ट हो जाती है, कुछ में 500 भी होता है, वहीं पे लमसम 1000 या फिर 2000 5000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सिप का एक बेनिफिट होता है, सिप में क्या होता है, आपको मार्केट को मॉनिटर नहीं करना पड़ता, मतलब ये नहीं देखना पड़ता मार्केट कब जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, क्योंकि हर महीने आपके पैसे उसमें जा रहे हैं, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। किसी दिन मार्केट ऊपर है तो उस दिन आपका पैसा गया म्यूचुअल फंड में, तो आपको कम यूनिट मिली, क्योंकि मार्केट ऊपर थी, यूनिट समझ गए ना, एक यूनिट का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा है तो कम यूनिट मिली। वहीं पे किसी दिन एक यूनिट का प्राइस कम है, ठीक है, तो आपने उस दिन जिस दिन पैसा डाला उस दिन एक यूनिट का प्राइस कम है अगले महीने, तो आपको ज़्यादा यूनिट मिली, तो एवरेज आउट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। वहीं पे लमसम में क्या है, हमें मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में पैसा डाल के मैं छोड़ दूंगा, तो वो एक बार में कब डाल रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर है या नीचे है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट हाई चल रही है तब मैंने पैसा डाल दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उससे बेटर मैं सिप कर लूँ। वहीं पे अगर मार्केट लो है मैं तब पैसा डालता हूँ, तो लमसम एक बहुत बेटर है, सिप से काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अब सिप में क्या होती है, आरसी हो जाती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि मैंने अभी बताया कि भाई क्योंकि इसमें क्या डिफरेंट मार्केट साइकिल में पैसा जा रहा है, हर महीने पैसा जा रहा है, किसी महीने मान लो मार्केट ऊपर है, किसी महीने नीचे है, तो ओवर द टाइम मार्केट क्या है, मेरा पैसा एवरेज आउट हो जाता है, किसी टाइम हाई में पैसा डाला मैंने, किसी टाइम लो में डाला। वहीं पे इसमें क्या होता है, लमसम में आपको अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो जब मार्केट लो चल रही है तभी डालना चाहिए, क्योंकि हाई डालोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, उससे बेटर आप सिप कर लो, मतलब लॉस तो नहीं होगा बट कम रिटर्न्स मिल रहे होंगे कंपेरेटिवली। अब सिप का और बेनिफिट क्या है, सिप में होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करती है सिप। क्यों, क्योंकि भाई मैं हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप हो जाती है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है।
तो ये था सिप और लमसम के बारे में। अब आपको देखिए भाई सिप के इतने सारे बेनिफिट लमसम के ऊपर, सिप अच्छा है भाई लमसम बेकार, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सिप बेटर होता है लमसम नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है, हर किसी की नीड के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। अब मार्केट का एक फंडा होता है बाय लो एंड सेल हाई, कम पे खरीदो हाई पे बेचो, ठीक है। तो अब अगर आपको पता चल जाता है कि कब कम है तो लमसम में डालो। अब आप अगर मार्केट को मॉनिटर करने के लिए इतनी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं चाहिए। अब मान लो सेंसेक्स क्या मैंने बताया हुआ है, शेयर मार्केट की वीडियो देखी तो आई बटन में दे दूंगा, जाके देख लो, ठीक है। तो सेंसेक्स मान लो अभी 50,000 पे है, अगर वो गिर के 45,000 40,000 पे आ जाते हैं मान लो, तो मैं लमसम डाल दूंगा भाई, ठीक है। मैं सिप नहीं करूंगा, मैं लमसम डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट गिरगी और मार्केट ऊपर जाएगी ओवर द टाइम, क्योंकि कंट्री डेवलप होगी तो मार्केट भी ऊपर जाएगी। 40 का बल्कि 45,000 तक भी आते तो मैं डाल दूंगा लमसम। तो ये बेसिक है, आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पे मार्केट चल रही थी, उससे एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ गया 5-10% का, तो पैसे डाल दो। ऑब्वियस है, कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरी, लोगों ने अच्छा पैसा डाला, लमसम में डाला और 100% तक के रिटर्न निकाले लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, 100%, ठीक है, लमसम में पैसा डाल के। तो वहाँ पे सिप ने कम रिटर्न दिए। वहीं पे अगर आप मार्केट को मॉनिटर नहीं कर पा रहे, हाई में डाला तो आपको नुकसान हो जाएगा, उससे बेटर आप सिप कर लो, ओवर द टाइम एवरेज आउट हो जाती है, आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, तो इसमें भी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। 90-100% तक के मिले पिछले साल, बट ओवर द टाइम 20-25-30% तक रिटर्न मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं लमसम में भी इतने मिल रहे थे, बस वो कोरोना के टाइम पे थोड़ा मार्केट ज़्यादा लो चली गई थी तो अच्छे रिटर्न्स मिले। अब सिप और लमसम के मेनली इक्विटी फंड्स के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी फंड्स में मार्केट ऊपर नीचे जा रही है तो हमें देखना होता है कि सिप करे लमसम करे। डेब्ट फंड में सिप और लमसम से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेब्ट में तो क्या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, फिक्स है रिटर्न। यहाँ पे क्या है, सिप और लमसम में मार्केट के पे डिपेंड करता है रिटर्न, सो इसलिए सिप और लमसम देखते हैं। डेब्ट फंड है तो सिप और लमसम के रिटर्न जनरली सिमिलर ही होते हैं। तो सिप और लमसम आपको आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सिप से क्या है, बस मार्केट फ्लक्चुएशन से बच जाते हो आप, आपको मार्केट को मॉनिटर नहीं करना पड़ता। बट एज ए सेड दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, ऊपर बताया है, आपको जो सूट करे, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को मॉनिटर कर सकते हो तो आप लमसम के साथ जा सकते हो, या फिर सिप भी एक बेटर है। बल्कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एक सिप के साथ जा सकता है। मैं भी सिप करता हूँ हर महीने, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर, सो इट्स ए गुड वे। और अगर एक और ऑल्टरनेटिव होता है सिप और लमसम के अलावा, मतलब इसमें क्या सिप और लमसम आप दोनों यूज कर रहे हो, मतलब क्या आप क्या करते हो, लमसम में पैसा लिक्विड फंड में डाल देते हो। लिक्विड फंड क्या होता है, मैंने म्यूचुअल फंड की पहली वीडियो में बताया है, नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके देख लो, ठीक है। तो आप लमसम में पैसा डाल देते हो लिक्विड फंड में, ठीक है, और आप फिर एसटीपी कर देते हो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपके जो डेब्ट फंड है, मतलब लिक्विड फंड क्या होते हैं, सब टाइप होते हैं डेब्ट फंड का, तो उस लिक्विड फंड से पैसा आपके इक्विटी फंड में सिस्टमैटिक वे में जाते रहता है। तो आपको बैंक अकाउंट में जो कि आपका पैसा लमसम में रखे रखे कम रिटर्न मिलता, लिक्विड फंड में उससे ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है, और वो सिप की फॉर्म में इक्विटी फंड में भी जाते जा रहा है, तो ओवरऑल आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप लमसम भी नहीं करना चाहते बट चाहते हो कि ऐसे बैंक अकाउंट में पैसा ना भी बढ़ा रहे, तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं क्या म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं या फिर रिस्की होते हैं, या फिर जो मार्केट में वाइड स्प्रेड नोशन है कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं होते बैंक्स की तरह, या फिर जो बैंक्स स्कीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं भाई, जैसे बैंक की बहुत स्कीम होती है, पेंशन योजना वगैरह वगैरह, ठीक है, और मतलब बैंक सेफ है, और उसी बैंक ने जो 10-12 म्यूचुअल फंड खोले हैं वो सेफ नहीं है, मतलब HDFC बैंक सेफ है और HDFC का म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, ICICI बैंक सेफ है और ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या मार्केट में वाइड स्प्रेड कुछ भी फैला देते हैं यार, मिथ्स बना देते हैं। स्टॉक मार्केट को अब लोग जुआ बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं, उनके दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। अब वो है कुछ लोगों को नॉलेज नहीं, वो गलत वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी से टिप्स लेके कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो गलत है। अब IPL में सट्टा लगता है तो IPL गलत है क्या, IPL तो लीगल है। अब मैं कह दूं IPL ही सट्टा है, ये तो नहीं है ना। तो ऐसे स्टॉक मार्केट का हिसाब है, सेम म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड लीगल है। म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं है कि किसी भी टाइम शट डाउन हो जाएगा। एसेट मैनेजमेंट AMC जो होती है, जो म्यूचुअल फंड चलाती है, कभी भी बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। RBI के अंडर आते हैं ये सभी म्यूचुअल फंड भी, RBI के अंडर आते हैं, बल्कि RBI हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, हमारी सेबी होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब के अंडर आते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो काफ़ी सेफ होते हैं। जो इतना वाइड स्प्रेड नोशन बना रखे कि म्यूचुअल फंड में ये होता है वो होता है, वो कुछ नहीं होता है सर, ठीक है। वहीं पे
क्योंकि जो हर एक फंड हाउस है, ठीक है, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कुछ सेट ऑफ रूल और गाइडलाइंस बना रखी है सेबी ने और AMFI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कैसे भी कर देंगे, ठीक है। जो बैंक्स होते हैं और जो ट्रस्टीज होते हैं वो क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल लेते हैं लोगों के फंड्स को मैनेज करने के लिए। सो बैंक्स जितने ही सेफ होते हैं, मतलब बैंक्स थोड़े बस वो हो गया ना, बैंक में रिस्क नहीं होता, यहाँ पे पैसा आपका मार्केट में जा रहा है तो वो मार्केट रिस्क होता है एक्चुअली, ठीक है। रिस्क लोग समझ लेते हैं कि पैसा लेके भाग जाएंगे, वो कोई रिस्क, वो वाला रिस्क नहीं होता है। रिस्क होता है मार्केट रिस्क की बात चल रही है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाती है तो आपका पैसा ग्रो करता है। सो यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इन मिथ्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सो रिस्क किस टाइप का रिस्क होता है ये तो आपने क्लियर कर दिया कि बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो रिस्क कैसा रिस्क होता है वो आपने बता दिया, ठीक है। और चलो ठीक है भाई, इक्विटी में होता है ना वो रिस्क, तो डेब्ट फंड में डाल लेंगे हम पैसा, उसमें तो रिस्क और कम होता है, तो ठीक है, वो समझ में आ गया, सेफ है। बट फिर भी अगर म्यूचुअल फंड कंपनी शट डाउन हो जाए तो, मतलब जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अब एक AMC के अंडर 10, 12, 15 म्यूचुअल फंड्स आते हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के, कोई इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, उसमें भी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड खोल के रखते हैं एक AMC, ठीक है। सो मान लो वो AMC शट डाउन होगी तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो क्या होगा, मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, मुझे मिलेंगे नहीं मेरे पैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो ये समझते कि कोई भी AMC शट डाउन क्यों होती है, तो 2 रीज़न होते हैं, मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं। मान लो उसका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रहा, ठीक है, वो लॉस में चल रही है काफ़ी टाइम से, या फिर और किसी कारण से वो अपनी यूनिट क्लोज करना चाहती है, किसी और बिजनेस पे फोकस करना चाहती है, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न AMC के शट डाउन का। जैसे कि अप्रैल 2020 में, ठीक है, 2020 की बात है, अप्रैल में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है, ठीक है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, उसने अपने 6 म्यूचुअल फंड्स को शट डाउन कर दिया था। मतलब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अभी भी है, अभी भी इन वर्किंग है, अभी भी इसकी कई म्यूचुअल फंड्स है, बट इसने 6 डेब्ट म्यूचुअल फंड को, बेसिकली 6 डेब्ट म्यूचुअल फंड को शट डाउन कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लॉस हो रहा था, उस टाइम मार्केट डाउन चल रही थी अप्रैल में, तो लोग अपना पैसा निकाले जा रहे थे, तो इस पर कैश फ्लो ही नहीं बचा था, लोगों को कैश देने के लिए बचा ही नहीं था, तो इससे शट डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बचा इसका, ठीक है, बल्कि बेवकूफ़ी कर रहे थे लोग लॉन्ग टर्म। अभी देख लो मार्केट दोबारा वापस ऊपर आ गई, बल्कि उनका पैसा डबल हो गया होता अभी, जिन्होंने उस टाइम पैसा निकाला, बट ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, इसलिए तो ज़रूरत थी फाइनेंशियल नॉलेज की, इसलिए तो होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम जिन लोग पैसा निकालते ना, कंपनी डूबती ना, उनका पैसे का नुकसान होता, नुकसान तो नहीं हुआ उनका तभी भी, ठीक है। तो जैसे नुकसान होगा ही नहीं यार, सेबी बैठा है, अपना भाई बैठा है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब 2 केस होते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी शट डाउन हो रही है, तो या तो वो आपको आपका पैसा लौटा दे मार्केट वैल्यू पे, मतलब जैसे मान लो कंपनी बोल रही आज शट डाउन होगी कंपनी, तो अब कंपनी के जो आज नेट एसेट वैल्यू थी, उस नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे मुझे मेरा पैसा, जितने भी यूनिट है उस हिसाब से मेरा पैसा मुझे वापस लौटा देगी, ठीक है। जब भी सेबी जो डेट सेट करेगा, इस डेट तक उनका अपने भाई इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना है, तो कंपनी मुझे लौटा देगी। एक और केस होता है, कोई और फंड हाउस या फिर कोई और AMC आके उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि शट डाउन हो रहे हैं, या जो AMC शट डाउन हो रही है, उसको बोरो कर ले, मतलब उसको टेक ओवर कर ले, ठीक है, अपने साथ मर्ज कर ले, तो ये भी हो सकता है। तो आपके क्या है, डायरेक्ट इस AMC से आप उस AMC में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उसी वे में आपकी इन्वेस्टमेंट्स जारी होंगी। तो दोनों ऑप्शन काफ़ी सही होते हैं, बट बस इतना हो जाता है, जैसे मान लो किसी और फंड ने टेक ओवर करा, तो अब एक AMC के अंदर बहुत ज़्यादा फंड होता है भाई, जैसे हज़ारों करोड़ों का फंड होता है उसके पास, तो इतना आसान नहीं होता है किसी दूसरी AMC के लिए आके उसको टेक ओवर कर लेना। तो कई बार क्या है, जो उसका प्राइस होता है उससे लोअर वैल्यू पे टेक ओवर करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है। बट ऐसे नहीं है ना यार कि ऐसे रोज थोड़ी हो रही है म्यूचुअल फंड कंपनी शट डाउन, रोज AMC शट डाउन थोड़ी हो रही है, रेयरली होती है बहुत, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि कल एक म्यूचुअल फंड सस्पेंड हो गया, अगले हफ्ते एक और हो गया, तो ऐसे नहीं होता, बहुत रेयरली केसेस होते हैं, ठीक है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है इस बात से। आपका पैसा ये नहीं कि बिल्कुल डूब जाएगा, सेबी बैठी है तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं इस चीज़ के। आज की वीडियो में हमने बात की नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं, देन सिप और लमसम आपके लिए कौन सा बेटर है आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, देन म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं या नहीं होते हैं सेफ,
देन अगर मान लो किसी कारण से एसेट मैनेजमेंट कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा वापस होता है या फिर और कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है, वो सब एक्सप्लेन करा। ठीक है, हमारे पता है क्या नोशन बना रखा हमने कि रिस्क का मतलब पैसा डूब जाएगा। रिस्क का मतलब होता है कि चांसेस है कि आप लॉस में जा सकते हो। ठीक है, चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। रिस्क डजंट मीन कि पैसा डूब ही जाएगा। ठीक है, रिस्क तो यार बैंक में भी होता है। बैंक में यस बैंक का हाल देखा था थोड़े टाइम पहले, और भी बैंकों का हुआ है ऐसा पहले। ठीक है, पैसे निकाल पा रहे थे लोग, अपने लिमिट लगा दी गई थी, तो रिस्क इधर भी है। बस ये क्या, इधर रिस्क कम है उधर ज्यादा है, बट उधर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। बैंक में आपका पैसा इन्फ्लेशन तक को टैकल नहीं कर पा रहा है, हर साल आपका पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है। आप सोच रहे हो बैंक सेविंग नाम है बस उसका, सेविंग बैंक अकाउंट, सेव नहीं हो रहा हो पैसा, हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इसलिए होते हैं ताकि अगर आपको मान लो स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, या फिर आप इतने मेरे चैनल से स्टॉक्स की नॉलेज ले रहे हो, इतने आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई तरीका चाहिए, तो म्यूचुअल फंड इज ए गुड वे। आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को तो टैकल करोगे, उससे ज़्यादा भी रिटर्न निकालोगे। ओके, सो अच्छी चीज़ है। अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, डेप्ट में चल रहा, बहुत ऑप्शन है, बताएं वीडियो में, अच्छे से वीडियो देखो। अगर नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो आई बटन पे लिंक दूंगा, यू कैन गो एंड सी इट। ठीक है, सो एक और वीडियो लगेगी यार, बस उसमें फाइनल रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा। ठीक है, कि कैसे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऐप के अंदर ले जाके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है इन्वेस्ट करने से पहले। सो कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया जी रिपोर्ट कार्ड दे दो, रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा फाइनल। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, कमेंट करना ही मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए वो भी लिखो, आपकी जो डिमांड होगी इस टॉपिक पे वीडियो बनेगी। तब तक के लिए सी या, बाय बाय।